नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 68 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 68 को। यह आपकी 12 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। इस पाठ की बात की जाए तो ये पूरा पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। अब ये संस्मरण विधा क्या होती है कि जब हम अपनी स्मृतियों या अपनी यादों पर आधारित कुछ लेखन करते हैं तो उसे हम संस्मरण विधा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने बचपन पर आधारित कोई घटना है उसका आप वर्णन करते हो, वो कौन सी विधा होगी? वो आपका संस्मरण कहलाएगा। ऐसी आप पिछली कक्षा में या फिर आप 8वीं कक्षा में, 7वीं में या छठी कक्षा में कहाँ पढ़ते थे, वहाँ पर आपके क्या अनुभव थे, वो अगर आप अब लिखते हो तो संस्मरण कहलाएंगे, यानी कि यादों या फिर आपकी स्मृतियों पर आधारित जो लेखन होता है उसे हम संस्मरण लेखन कहेंगे। इस पाठ की अगर बात करें मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें फादर कामिल बुल्के जी से मिलवाने वाले हैं। फादर कामिल बुल्के जी के साथ उनका एक अगाध प्रेम रहा है, उनका निकटता का संबंध रहा है, तो उनके व्यक्तित्व की कुछ झलक है वो हमारे साथ यहाँ पर साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को उकेरा गया है जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। यानी कि किस व्यक्तित्व की बात की जा रही है? यहाँ पे फादर कामिल बुल्के की बात की जा रही है, जो कि हिंदी भाषी नहीं थे, जो कि भारतीय नहीं थे, लेकिन उनका हिंदी के प्रति एक अलग प्रेम था, उनका भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक अलग प्रेम था। तो उसी प्रेम को, उसी भाव को यहाँ पर हमारे साथ साझा किया जा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात करें। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की हम बात करें। इसके लेखक है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य में एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है और उसी पुरस्कार से पुरस्कृत है इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बात करें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। ये कवि भी थे, इनकी कविता आपने पढ़ी होगी, पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। ये कवि भी थे और ये कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। यानी कि ये सिर्फ कहानी ही नहीं लिखते थे बल्कि इनके साथ साथ कविताएं भी लिखते थे, उपन्यासकार भी थे। इनके काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास भी इन्होंने लिखे, निबंधकार भी थे और साथ ही साथ ये नाटककार भी थे। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता, इनकी जो शैली है लिखने की उसमें एक सहजता झलकती है, स्वाभाविकता झलकती है, यानी कि बनावटीपन नहीं दिखता। ऐसे लगता है कि जब ये लिखते हैं, इनकी कविताओं को या कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे आसपास की घटनाएं हैं जो हमारे साथ साझा की जा रही है। इस पाठ की अगर बात करें तो ये पाठ, जैसा हमने अभी बताया कि संस्मरण विधा में लिखा गया। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, और स्मृतियों की बात करें तो ये विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है कि स्मृतियाँ क्या होती है? जो हमसे जुड़ी होती है। हमसे जुड़ी होती है तो उसमें जितने भी तथ्य होते हैं वो वास्तविक तथ्य होते हैं, कुछ बनावटीपन नहीं होता उनमें। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है कि ये आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें जितने भी तथ्य दिए गए वो तथ्य यथार्थ के जीवन से लिए गए। अपने भारतीय कहने वाले, अपने को क्या कहते थे? भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म तो बेल्जियम यूरोप में हुआ था, लेकिन वो खुद को भारतीय मानते थे। जन्म स्थान उनका जरूर बेल्जियम रहा है, लेकिन उनका जो कर्म भूमि थी वो कर्म भूमि भारत थी, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया था। कि उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था और बेल्जियम एक धार्मिक भूमि कहलाई जाती है, जहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि धर्म के प्रमुख जो धार्मिक गुरु हैं वो वहाँ पर पैदा हुए, और इसके साथ साथ वो सामाजिक और जो धार्मिक सौहार्द की ज़मीन कही जाती है बेल्जियम को। लेकिन फिर भी जो फादर कामिल बुल्के हैं उन्होंने भारत को, इस देश को अपने कर्मभूमि माना था और यहीं पर वो जीवन पर्यंत रहे थे। उसके बाद इस चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे फादर कामिल बुल्के जो उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके अंतिम पलों के बारे में यहाँ पर कुछ साझा किया गया है हमारे साथ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या है कि एक जहरीली कह सकते हैं फोड़ा उनको हो गया था और उसी के जहर फैलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि उनकी मृत्यु इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? यहाँ पे वो खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन दूसरे जो लोग थे, जो
वो लोग थे जो निर्धन थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनको समर्पित कर दिया था, जिन्होंने पूरे जीवन भर अमृत की वर्षा की थी, जिन्होंने जीवन भर मिठास को फैलाया था, उनकी मृत्यु जहर के कारण होना कहीं से भी किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कि ये जो सवाल है जो हमारे लेखक हैं उनके मन में उठ रहा है, लेकिन वो ये साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि हम किस से पूछें, किस ईश्वर से पूछें कि वो फादर कामिल बुल्के जिन्होंने अपना पूरा जीवन है वो ईश्वर को समर्पित कर दिया था, ऊपर वाले को समर्पित कर दिया था, उन्हीं की ही मृत्यु जो होती है वो जहर के कारण होती है, जहरीले फोड़े के कारण होती है। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देह पर क्यों दे? और साथ साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो पीड़ा थी, क्योंकि जब जहरीली फुंसी या फोड़ा होता है तो काफ़ी दर्द होता है, कि ये जो पीड़ा थी इसको सहन करना पड़ा था फादर कामिल बुल्के को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में। पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति एक लंबी, और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मरती भूरी उनकी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल के गले लगाने का आतुर। यानी कि अब भी जब वो सोचते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कि जब भी वो याद करते हैं कि फादर कामिल बुल्के का नाम कहीं पर पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उनको याद आ जाता है उनका चेहरा, कि जो एक सफ़ेद चोगे से ढकी हुई आकृति याद आ जाती है, उनका गोरा रंग, उनकी भूरी दाढ़ी, उनकी नीली आंखें और बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर उनकी जो चेहरा है, उनकी जो इमेज कह लीजिए, वो उनके आंखों के सामने आ जाती है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। कि ये जो प्यार है, ये जो अपनापन है, उनकी रगों में समाया हुआ था। ये जो मिठास था, ये जो लगाव था, ये जो कह सकते हैं कि प्यार का जो भाव था, उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए था, बल्कि हर किसी के लिए उतना ही प्यार था, उतना ही वो जोश दिखाते थे, उतना ही वो अपनापन व्यक्त करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है वो फादर कामिल बुल्के को पिछले 35 वर्षों से जानते थे, और 35 वर्षों से वो उनको ऐसा ही देखते आ रहे थे जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित थे, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे, जो हमेशा मिठास प्यार है वो बांटते जाते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब दिल्ली आते थे, और पिछले 35 वर्षों में वो कई जगह पे उनसे मिले हैं। जब इलाहाबाद में थे तब भी वो उनसे मिले हैं, जब वो दिल्ली आते थे तब भी उनका उनसे मिलना जुलना होता रहा है। आज उन बाहों के दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, और आज भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को लगता है कि जो फादर कामिल बुल्के हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम सब के बीच में हैं, और उनको लगता है कि अब जब भी वो याद करते हैं तो फादर कामिल बुल्के हैं उनको गले लगा लेते हैं, उसी कसक के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ। तो ये था हमारा एक गद्यांश, एक अंश इस पाठ का। इसमें हम आज की इस वर्कशीट में हालांकि काफ़ी कुछ पढ़ लिया। पहले हमने संस्मरण विधा क्या होती है ये हमने समझा, उसके बाद हमने बात की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, उसके बाद हमने समझा कि ये पाठ में क्या है, और उसके बाद हमने एक गद्यांश को समझा है। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए, प्रश्न दिए गए, और 2 एक्टिविटी भी दी गई, गतिविधि भी दी गई जिनको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों और गतिविधियों को। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है इसी चैप्टर में से, हमें बताना है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण मतलब स्मृतियों पर आधारित, जो यादों पर आधारित जो कुछ भी लिखते हैं तो वो संस्मरण विधा कहलाती है। ठीक, उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह हमें बताना है। तो लेखक को साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया गया कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण क्या था, यह हमें बताना है। तो फादर बुल्के की मृत्यु का कारण एक प्रकार का जहरीला फोड़ा, या उसे आप जहरबाद भी कह सकते हो, गैंग्रीन कह सकते हो, उनसे उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु एक प्रकार के जहरीले फोड़े अर्थात जहरबाद या गैंग्रीन से हुई थी। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पर वो है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। ओके, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर हमें बताना है। तो फादर बुल्के मानवीय और नैतिक गुणों से ओतप्रोत थे। उनके मन में सबके प्रति कल्याण की भावना थी। वे स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुणों से दूसरों का दुख दूर कर देते थे। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया था, वो हमेशा मिठास की अमृत वर्षा करते थे। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न
कि जन्म भूमि और कर्म भूमि में हमें अंतर बताना है। ठीक, तो जन्म भूमि जन्म स्थान जहाँ किसी का जन्म होता है, जैसे आप में से कुछ बच्चे बिहार में जिनका जन्म हुआ तो वो आपकी जन्मभूमि है, जिसका यूपी में हुआ है तो वो जन्मभूमि है, या फिर आपका दिल्ली के किसी और कोने में जन्म हुआ है तो वो आपकी जन्मभूमि है। ठीक, यहाँ पे अगर हम छोटे लघु रूप में लें, लेकिन अगर हम देश के संदर्भ में लें तो पूरा देश हमारी जन्मभूमि है। भारत क्या है? हमारी जन्मभूमि है। ओके, तो जन्मभूमि का अर्थ होता है जन्म स्थान। तो इसमें हम अगर देश के अंदर बात करें तो आप बिहार, यूपी या फिर किसी कॉलोनी कह सकते हो वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, उस गांव में मेरा जन्म हुआ है। ओके, देश के संदर्भ में लें तो पूरा देश हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ओके, और कर्म भूमि की बात करें तो जहाँ व्यक्ति विशेष कार्य करता है उसे हम कर्म भूमि कहेंगे, जहाँ पर वो अपने को साकार करते हैं। जैसे अगर हम फादर कामिल बुल्के की बात करें तो उनकी जन्मभूमि बेल्जियम था। ओके, और उनकी कर्म भूमि, उन्होंने कार्य कहाँ किया? अपने आप को समाज को समर्पित कहाँ किया? भारत में। तो भारत उनके लिए कर्म भूमि था। ठीक, उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न जो एक गतिविधि है, चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि कार्यपत्रक से कुछ कठिन शब्द छांटकर अर्थ सहित उनको लिखना है। तो मैंने कुछ शब्द यहाँ से निकाले। जन्मभूमि मतलब जन्म स्थान, विधान का मतलब होता है नियम, स्मृतियाँ मतलब यादें, आतुर मतलब उत्सुक, और यातना का अर्थ होता है कष्ट। ओके, तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। उसके बाद सातवां प्रश्न है जहाँ पे हमें एक अनुच्छेद लिखना है। ये भी एक गतिविधि है कि मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें एक अनुच्छेद लिखना है। ओके, तो जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गृहसि, जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गृहसि। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जननी यानी कि जननी का अर्थ तो माता हो गया, और जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि का जो स्थान है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महान होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ दोनों की महिमा का बखान करते रहते हैं। तो ये आपने वाक्य कई बार पढ़ा होगा कि जो जन्मभूमि होती है और जननी होती है, उनका स्थान है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा होता है, और ऐसा चाहे किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो उनमें इनका बखान किया गया। जो माता का या माँ का प्यार है, दुलार है, वात्सल्य है, वो अतुलनीय होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार जन्मभूमि की महत्ता हमारे समस्त भौतिक सुखों से कहीं ज़्यादा होती है। लेखकों, कवियों और महामानवों ने, महापुरुषों ने जन्मभूमि की गरिमा और उसके गौरव को जन्मदात्री के तुल्य ही माना कि जैसे हमारे जीवन में माँ का महत्व होता है, उतना ही महत्व हमारी जन्मभूमि का होता है। जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है, उनका लालन पालन करती है, जैसे माता बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, अनेक कष्टों को सहते हुए बालक की खुशी के लिए अपने सुखों का परित्याग करने में नहीं चूकती, उसी प्रकार जन्मभूमि भी जन्मदात्री की भांति अनाज उत्पन्न करती है, हमें वो सब सुविधाएं देती है जिनके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। वह अनेक प्राकृतिक विपदाओं को झेलते हुए भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है। किसी कवि ने सच ही कहा है कि वे लोग जिन्हें अपने देश और अपने जन्मभूमि से प्यार नहीं है, उनमें सच्ची मानवीय संवेदनाएं नहीं हो सकती। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।